हेलो दोस्तों, आपका इस आई एस सर्वोदय में स्वागत है। मैं नीतीश कुमार। आज आपको हम जो क्लास 6 है उसके जो हिस्ट्री है उसके 7th चैप्टर उसमें आपको सम्राट अशोक के बारे में दिया गया है चीज़ें, इसके बारे में आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। कृपया आप लोगों से एक गुजारिश रहेगा कि आप लोग इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करने का प्रयास करेंगे। जितना हो सके आप लोग और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करने का प्रयास भी करेंगे। आगामी जो भी इससे क्या होगा कि आपको हमारे जो है आगामी जो नोटिफिकेशन आने वाले होते हैं वो आपको आसानी से प्राप्त हो सके। इससे पहले का भी जो मैंने आपको साइंस और हिस्ट्री का तैयार किया है, जो सेशन हुआ है उसको भी आप देख सकते हैं। इसके 6 चैप्टर हो चुके हैं, आपको उसको भी आप देख सकते हैं जी। और जिन्हें पीडीएफ ही अगर चाहिए तो पीडीएफ नोट्स आपको एनसीईआरटी से बेहतर बन है चीज़ें, क्योंकि एनसीईआरटी आप पढ़ते हैं उसका फिर नोट्स भी बनाते हैं तो उसमें भी टाइम टेकिंग होता है। उसके लिए कि आपको बेहतर एक सरल भाषा में नोट्स तैयार किया गया। आप इसको परचेज़ कर सकते हैं 499 का। ये आपको पूरा 6 to 10 का ऑल सब्जेक्ट का मिलेगा आपको, ये को परचेज़ कर सकते हैं। ये पीडीएफ आपको दिया जाएगा आपको। तो हमारे इसके ये कैसे होगा, तो इसके लिए कि आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर मिलेंगे, उस नंबर पे आप कॉल या मैसेज करके आपको प्राप्त किया जा सकता है। चलिए, तो हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का क्या है कि सामाजिक विज्ञान है, हिस्ट्री का चैप्टर है ये। सम्राट अशोक के बारे में बहुत ही बेहतर चीज़ इसमें बताया गया चाहिए, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। आप लोग ये गुजारिश रहेगा कि आप लोग से विनती भी रहेगा कि आप लोग इसको जरूर से जरूर आप इसको शेयर सब्सक्राइब जरूर करने का प्रयास करेंगे। इससे हमें एक मोटिवेशन प्राप्त होती है और हमें आगे का सेशन तैयार करने में हेल्प मिलती है। चलिए, तो हम स्टार्ट करते चाहिए। आज का जो सेशन है उसके बारे में आप लोग शुरुआत करते हैं चीज़ें को। और आप लोगों से गुजारिश रहेगा कि आप लोग जितना हो सके आप इसको शेयर करने का प्रयास करेंगे। आप लोगों से यही एक उम्मीद है आपसे हमें। देखते हैं हम अशोक के बारे में कहा जा रहा चाहिए कि अशोक जो है मौर्य वंश, कौन सा वंश के, मौर्य वंश के कौन तीसरा मतलब थर्ड सम्राट थे ये, तीसरा। इसके संस्थापक चंद्रगुप्त के पोते और दूसरे सम्राट बिंदुसार के पुत्र थे। बिंदुसार की मृत्यु के बाद अशोक और उसके भाई उत्तराधिकार के युद्ध में लगे और अशोक कई वर्षों के संग मतलब अशोक जो है कई वर्ष के संघर्ष के बाद विजयी हुआ। प्राचीन समय के सबसे प्राचीन वंश मौर्य वंश के तीसरे राजा अशोक जो है मौर्य विश्व प्रसिद्ध और सबसे शक्तिशाली राजाओं में से एक थे। सम्राट मौर्य ने 269 से 232 ईस्वी पूर्व तक शासन किया था और मौर्य वंश का यह राजा ही एक ऐसा राजा था जिसने अखंड भारत पर राज किया था। भारत में मौर्य वंश की अगर बात करें तो नींव रखने वाले इस राजा ने भारत के उत्तर में हिंदू कुश से लेकर गोदावरी नदी तक राज्य का विस्तार किया था। क्या किया था? राज्य का विस्तार किया था। इसके साथ ही उनका राज्य जो है बांग्लादेश से होकर पश्चिम में लेकर पश्चिम अफगानिस्तान और ईरान तक राज्य विस्तार था। सम्राट अशोक एक महान राजा होने के साथ साथ धार्मिक सहिष्णु भी थे। वे बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। कलिंग पर आक्रमण, कलिंग युद्ध के पश्चात ये भयानक विनाश और खून खराबा देखकर सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और बुद्ध की शिक्षा से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म को अपनाया गया। किससे? तो बुद्ध की जो शिक्षा थी उससे प्रभावित होकर उन्होंने जो है सो बौद्ध धर्म को अपनाया और बौद्ध धर्म के वो अनुयायी बन गए। सम्राट अशोक ने भारत और अन्य देश जैसे कौन, पश्चिम एशिया, मिस्र, यूनान, श्रीलंका, अफगानिस्तान में भी जोर शोर से भी उन्होंने जाकर वहाँ प्रचार करवाया है। अशोक जो है मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। वो ऐसे शासक थे जिन्होंने अभिलेखों के द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की। अशोक के ज़्यादातर अभिलेख प्राकृत भाषा में और ब्राह्मी लिपि में है। प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में है। देखिए, इसके बारे में जानेंगे। इसका नाम है सम्राट अशोक। जन्म और स्थान पाटलिपुत्रा 340 ईस्वी पूर्व। शासन का समय 269 ईसा पूर्व से लेकर 232 ईस्वी पूर्व। पहचान महान राजा के रूप में था। पत्नी का नाम देवी कारुबाकी पद्मावती तीसरी दक्षिता। पिता बिंदुसार, माता सुब्रतांगी। मृत्यु 232 ईस्वी पूर्व में। अशोक का जन्म और स्थान के बारे में, चक्रवर्ती सम्राट अशोक जो है इसका जन्म जो है 304 ईस्वी पूर्व वर्तमान बिहार के पाटलिपुत्र में हुआ था जन्म अशोक का। सम्राट बिंदुसार के पुत्र और मौर्य वंश के तीसरे राजा के रूप में ये जाने जाते हैं। मतलब जो मौर्य वंश है तो मौर्य वंश के तीसरा राजा और सम्राट जो है बिंदुसार है उसके पुत्र हैं ये। तो मौर्य की तरह ही उनका पोता भी काफ़ी शक्तिशाली था। पाटलिपुत्र नामक स्थान पर जन्म लेने के बाद अपने राज्य को पूरे अखंड भारतवर्ष में फैलाया और पूरे भारत पर एक छत्र राज किया, एक छत्र। सम्राट अशोक का परिवार के बारे में बात करेंगे तो सम्राट अशोक जो चंद्रगुप्त मौर्य का वंशज थे और उनका जो अशोक का एक पुत्र था बिंदुसार, और सम्राट उसी बिंदुसार का बेटा था जो कि मौर्य वंश का तीसरा राजा था और एक महान शासक था। सम्राट अशोक की माता का नाम सुब्रतांगी था। सम्राट अशोक की पत्नी, सम्राट अशोक की 4 पत्नियां थी। उनके नाम देवी कारुबाकी पद्मावती तिसरक्षिता। सम्राट अशोक के पुत्र, सम्राट अशोक के 4 पुत्र थे। नाम महेंद्र, संघमित्रा, तिवल, कनाल और एक पुत्री चारुमती थी। अब आगे बात करें सम्राट अशोक की शिक्षा कैसे हुआ। सम्राट अशोक जो है जन्म से ही महान शासक थे और
उसके साथ ही वे ज्ञानी और महान शक्तिशाली भी थे। वो महान सम्राट अशोक अर्थशास्त्र और गणित के महान ज्ञाता थे। सम्राट अशोक ने शिक्षा के प्रचार के लिए कई स्कूल और कॉलेज की स्थापना भी की थी। सम्राट अशोक ने 284 ईस्वी में पूर्व में बिहार में एक उज्जैन उद्यान केंद्र की स्थापना की। उतना ही नहीं, इन सब के अलावा भी उन्होंने कई शिक्षण संस्थानों की स्थापना की थी। सम्राट स्वयं शिक्षा के क्षेत्र में कई महान कार्य किए थे, जिनकी वजह से उन्हें एक महान शासक के नाम से भी जाना जाता है। सम्राट अशोक का साम्राज्य। अब उनका साम्राज्य, अशोक जी थे, उनका साम्राज्य के बारे में बात करेंगे। चाहिए वीडियो आप लोगों से ये गुजारिश रहेगा, तब इस वीडियो को शुरू से लाते जरूर देखेंगे। आगे है सम्राट अशोक के साम्राज्य विस्तार की बात करें तो सम्राट अशोक एक साम्राज्य अखंड भारत में विस्तृत था। उत्तर से दक्षिण हिस्से तक केवल सम्राट अशोक का ही राज था। उत्तर से हिंदू कुश की श्रेणियों से लेकर दक्षिण तक और पूर्व में बांग्लादेश से पश्चिम में इराक और अफगानिस्तान तक अशोक का राज विस्तार, मतलब अशोक का राज फैला हुआ था। सम्राट अशोक का राज्य वर्तमान में के भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश और भूटान, म्यांमार और इराक तक फैला हुआ था। तत्कालीन समय में भारत जो है काफ़ी फैला हुआ था। यह आज के पाकिस्तान, अफगानिस्तान, म्यांमार, नेपाल और भूटान उस समय भारत का ही हिस्सा था। आगे चलेंगे, देखिए सब के बारे में आपके बारे में दिया हुआ है। सम्राट मौर्य साम्राज्य की स्थापना अगर बात करें, चंद्रगुप्त मौर्य 2300 साल पहले किया था। चाणक्य या कौटिल्य ने चंद्रगुप्त की सहायता से कि इस साम्राज्य में, तथा वह चंद्रगुप्त के मंत्री भी थे। चाणक्य ने अर्थशास्त्र की रचना की। नगरों में व्यापारी, सरकारी अधिकारी और शिल्पकार रहते थे उस नगर में। और गांव में जो थे किसान, पशुपालक थे। मध्य भारत के ज़्यादातर इलाके जंगलों में भी संग्रहण और शिकार करके जीविका चलाते थे। मेघासनी एक राजदूत बनकर, ठीक है, आगे है, इन्हीं राजदूत बनकर आया था। यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। इन प्रसिद्ध की पुस्तक है इंडिका। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे, जिन्होंने अपने राज्य को मजबूत करना शुरू कर दिया। इसी काल में सिकंदर महान की शक्ति कम होने लगी थी। सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में हो गई। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की शुरुआत की। चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध में एक बड़ी सेना का इकट्ठा किया, नंद शक्ति उखाड़ फेंका। स्वयं को राजा बनाने के बाद चंद्रगुप्त के छोटे भाई ने कई छोटे क्षेत्रों को अपने राज्य में मिला लिया। चंद्रगुप्त के मुख्यमंत्री कौटिल्य चाणक्य भी जाना जाता था। उन्हें चंद्रगुप्त को यह सलाह दी और साम्राज्य के विस्तार में यह योगदान दिया कि एक रणनीतिकार, अर्थशास्त्र के ज्ञाता और ज्ञान के अलावा सरकार के बारे में ग्रंथ भी लिखने के लिए जाना जाता है। अर्थशास्त्र ये बताता है कि वह कैसे एक राज्य को अपनी अर्थव्यवस्था को व्यवस्थित करना चाहिए, राज्य को सत्ता को बनाए रखने के लिए। साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र, तक्षशिला। प्रशासन, साम्राज्य बड़ा होने के कारण अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था। मौर्य काल में राजधानी पाटलिपुत्र ही थी। प्रशासन के सुचारू रूप से चलाने के लिए साम्राज्य को 4 भागों में बांटा गया था। पूर्वी क्षेत्र की राजधानी वैशाली, उत्तरी क्षेत्र की राजधानी तक्षशिला थी, जबकि उसमें से ठीक है, तो उत्तरी क्षेत्र की राजधानी तक्षशिला थी, जबकि पश्चिमी में उज्जैन थी। दक्षिण क्षेत्र की राजधानी सुवर्णगिरी थी। मौर्य प्रशासन का मुख्य स्रोत था कौटिल्य का साथ और यूनानी लेखक मेगास्थनीज की इंडिका से मिलती है। पाटलिपुत्र के बारे में, बिहार की राजधानी पटना का पुराना नाम पाटलिपुत्र है। पवित्र गंगा नदी के दक्षिणी तट पर बसे इस शहर को लगभग 2000 वर्ष पूर्व पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था। इसी नाम से अब पटना में एक रेलवे स्टेशन भी है। पाटलिपुत्र अथवा पाटलिपुत्र प्राचीन समय से भारत के प्रमुख नगरों में गिना जाता था। पाटलिपुत्र वर्तमान पटना का ही नाम था। इतिहास के अनुसार सम्राट अजातशत्रु के उत्तराधिकारी उदयन ने अपनी राजधानी को राजगिरी से पाटलिपुत्र स्थापित कर लिया और बाद में चंद्रगुप्त मौर्य ने यहाँ साम्राज्य स्थापित कर नई राजधानी बनाई। ठीक है, आगे है साम्राज्य स्थापित कर अपनी राजधानी बनाई। इसके आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था। इसका अर्थ हुआ कि गांव शहरों में किसान, पशुपालक, शिल्पकार, व्यापारियों से कर इकट्ठा करने के लिए राजाधिकारियों की नियुक्ति करता था। ठीक है, इसलिए परीक्षित के पुत्र आगे है। इसीलिए परीक्षित के जो पुत्र हैं, जन्मेजय ने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए तक्षक पर आक्रमण किया और नागराज तक्षक को पराजित कर जन्मेजय ने उसका राज और तक्षशिला को अपने राज्य में शामिल कर लिया और नागों ने विशाल यज्ञ किया। इससे यही प्रतीत होता है कि तक्षशिला अत्यंत प्राचीन नगर था।
अन्य इलाका की बात करें, अन्य इलाके में सिर्फ नदी और मार्गों पर नियंत्रण रखा जाता था तथा वहाँ से संसाधन भेंट के रूप में मिलते थे। वहाँ से उनको क्या मिलता था, वहाँ से उनको संसाधन भी प्राप्त होता था भेंट के रूप में। उदाहरण के लिए अगर बात करें तो उत्तर पश्चिम में कंबल मिलता था, दक्षिण भारत में से सोना कीमती पत्थर भी मिलता था उनको। सम्राट अशोक का शासनकाल कैसा रहा था? उनके पिता की मृत्यु 273 ईसा पूर्व में हो चुकी थी। उसके बाद सम्राट अशोक महान का राज्याभिषेक किया 273 ईसा पूर्व में। 273 ईसा पूर्व तक अशोक का शासनकाल रहा। राज्याभिषेक, राज्याभिषेक बिहार की 16 पटरियों और 101 16 पटरानियों और 101 पितरों का उल्लेख है। उनमें से सुसीम अशोक का सबसे बड़ा भाई था। तिस्क अशोक का सहोदर भाई और सबसे छोटा था। कहते हैं कि भाइयों के साथ गिर युद्ध के बाद अशोक को राजगद्दी मिली थी। अशोक सीरिया के राजा टोलिकस द्वितीय और कुछ अन्य से यवन राजाओं का सामाजिक समसामयिक था। ठीक है, आगे चल रहे हैं। आगे है कि कहा जा रहा है, अभी अब क्या कि अशोक सीरिया के राजा एंटियोकस द्वितीय और कुछ अन्य जो राजाओं का समसामयिक था जिनका उल्लेख शिलालेख 8 में है। इससे ये पता चलता है कि अशोक ने ईसा पूर्व 3री शताब्दी गुजरात में राज्य किया, किंतु उसे राज्याभिषेक का सही पता नहीं चलता है। अशोक ने 40 वर्ष राज्य किया, इसलिए राज्याभिषेक समय वो युवक ही रहा होगा। आगे है सम्राट अशोक के शिलालेख। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाने के बाद भारत और विश्व में लगभग स्थानों पर शिलालेखों का निर्माण करवाया। अशोक 269 से 232 ईसा पूर्व तक ले जाने के अपने शासनकाल में चट्टानों और पत्थर के स्तंभों पर कई नैतिक, धार्मिक और राजकीय शिक्षा देते हुए लेख खुदवाए गए, जिन्हें क्या कहते हैं, तो शिलालेख कहते हैं। आधुनिक भारत के अलावा अशोक ने पाकिस्तान, नेपाल, अफगानिस्तान, बांग्लादेश में भी शिलालेख करवाए थे। अशोक स्तंभ और बौद्ध स्तूप देखिए। अशोक स्तंभ ने जहाँ जहाँ भी अपना साम्राज्य स्थापित किया वहीं वहीं, ठीक है। इसके अलावा उन्होंने हजारों बौद्ध स्तूपों का निर्माण भी करवाया। अपने शिलालेख के अपने धर्म लेखों के स्तंभ आदि पर अनुकरण के लिए उन्होंने ब्राह्मी और खोष्टी 2 लिपि का उपयोग किया था। उन्होंने 3 वर्ष के पश्चात 84,000 स्तूपों का निर्माण करना था। अशोक का लिंग युद्ध। सम्राट अशोक ने राज्याभिषेक के 7 साल बाद अपने क्या हुआ था, राज्याभिषेक के 7 साल बाद अपने पिता की दिग्विजय की नीति को जारी रखा। उसमें कलिंग का राजमगध साम्राज्य की संप्रभुता को चुनौती दे रहा था। अपने राज्य अभिषेक के 8वें वर्ष 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कर दिया। अशोक ने उसे जीत लिया और सम्राट अशोक के 13वें शिलालेख के मुताबिक बताया गया कलिंग युद्ध में दोनों तरफ से करीब 1 लाख लोगों की मौत हुई थी और बहुत सारे लोग इसमें घायल भी हो गए थे। उनके शासनकाल के साथ साथ जीवन में कई महत्वपूर्ण मोड़ आए। जब उन्होंने कलिंग के खिलाफ युद्ध छेड़ा था, जिसे वर्तमान में उड़ीसा पहले उड़ीसा कहा जाता था। अशोक ने कलिंग के युद्ध में जीत हासिल की। आगे है कि लेकिन ये युद्ध जो है अब तक का सबसे बड़ा विनाशकारी और क्या हो गया, विनाशकारी। ठीक है, ये चीज़ें हैं विनाशकारी और विनाशकारी युद्ध था, जिसमें इसमें जो है सो आपको 1 लाख से 1.5, उनमें से 10,000 अशोक के आदमी थे। युद्ध के प्रकोप और नतीजे। युद्ध के प्रकोप और नतीजे ने अधिक लोगों के जीवन के बारे में खतरा में डाल दिया। अशोक अपनी जीत के बाद भी इस स्तर के विनाश की ओर थाल नहीं दे सका। इस सब का एक व्यक्तिगत गवाह था। जैसे जैसे दिन बीतते गए उसकी पछतावे की भावना जो है सो इन सब का एक व्यक्तिगत गवाह भी था, और जैसे जैसे दिन बीतते गए उसकी पछतावे की भावना जगती रहे। इस अथाह काल केवल
अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था। कलिंग तटवर्ती उड़ीसा का कलिंग जो है तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम है। कलिंग जो है उड़ीसा का ये पहले का नाम था। उड़ीसा को पहले हम कलिंग का नाम से जानते थे। अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए एक युद्ध किया, लड़ा, लेकिन युद्ध नीति हिंसा और खून खराबा देखकर उन्होंने युद्ध में विश्लेषणा नहीं हो गई। आगे चलते हैं। सम्राट अशोक जो थे ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। सम्राट अशोक पहले ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। कलहन की राजनीतिज्ञनी के अनुसार वह शैव धर्म का उपासक था। कलिंग युद्ध में, ठीक है, आगे है कि बौद्ध धर्म को अपनाने के बाद सम्राट अशोक जो है, कहा जा रहा है कि बौद्ध धर्म अपनाने के बाद कलिंग युद्ध में भीषण नरसंहार देखकर, भीषण जो नरसंहार हुआ था उसके बारे में कहें, भीषण नरसंहार को देखकर सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और उसने बौद्ध धर्म अपना लिया। बौद्ध धर्म को अपनाने के बाद सम्राट अशोक ने अपने राज्य में लोगों को जीव और मानव के प्रति दयाभाव रखने का संदेश दिया। मौर्य सम्राट अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और ठीक है, तो यह धर्म बौद्ध धर्म के धर्म प्रचार के लिए भेजा गया। आगे चलते हैं। अगला है कि आपको सम्राट अशोक बौद्ध धर्म, सम्राट अशोक जो है पहले ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। कलहन की राजनीतिज्ञनी के अनुसार वह शैव धर्म का अनुयायी हो उपासक हो गया। कलिंग युद्ध में युद्ध में हुए भीषण ठीक है। आगे बौद्ध धर्म को अपनाने के बाद सम्राट अशोक ने अपने राय में राज्य में लोगों को जीव और मानव के प्रति सच्चा दया भाव प्रेम रखने का संदेश दिया। मौर्य सम्राट अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और अपनी पुत्री की संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए श्रीलंका भेजा। आगे अशोक के धर्म में, अब देखिए अशोक के धर्म की बात हो रही है। अशोक के धर्म में किसी देवता की पूजा अथवा किसी कर्म की आवश्यकता नहीं थी। उन्हें लगता था कि जैसे पिता अपने बच्चों को अच्छे व्यवहार कर दिखा देते, वैसे ही यह उनका कर्तव्य था कि अपनी पिता को निर्देश देना है। आगे है कि वैसे ही उनका कर्तव्य था कि अपनी प्रजा को निर्देश दे। बुद्ध के आगे है कि अशोक ने धर्म के विचारों को प्रसिद्ध करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस और श्रीलंका में भी अपना युद्ध भेजा। अशोक एक महान धार्मिक सहिष्णु शासक था और वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। किसका? बौद्ध धर्म का। इस तरह पूरी तरह से पशुहत्या के खिलाफ थे और उन्होंने हमेशा लोगों के जीवन में 1900 लोगों को जीवन का ज्ञान जीवन का ठीक है, ये है अशोक के महान धार्मिक सहिष्णु शासक था। वह बुद्ध धर्म का अनुयायी था। वह पूरी तरह से पशुहत्या के खिलाफ उन्होंने हमेशा लोगों को जीवन का ज्ञान दिया है। ठीक है, सम्राट अशोक के बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका, नेपाल, सीरिया भेजा। अफगानिस्तान आदि में अपना दूत यानी प्रचारक भी भेजे थे। वहाँ को क्या है, वहाँ इन देशों की यात्रा पर भेजा ताकि बौद्ध धर्म का प्रचार कर सके और इन देशों में लोगों को धार्मिक बनाया जा सके। आगे है कि उनके सबसे बड़े पुत्र महेंद्र को बौद्ध धर्म के प्रचार में सबसे अधिक सफलता मिली। श्रीलंका का राजा तीतस्ता को बौद्ध धर्म अपनाने के लिए मजबूर किया। उसके बाद राजा तीतस्ता ने बौद्ध धर्म के राजधर्म को आगे चलते हैं। सम्राट अशोक का शासनकाल अगर बात करेंगे तकरीबन भारत में था। सम्राट अशोक मौर्य भी अपने दादा तनुज मौर्य की तरह ही जैन धर्म का अनुयायी था। उसने अपने जीवन काल में कई भवन, स्तूप, मठ और स्तंभ का निर्माण करवाया। सम्राट अशोक की बात करेंगे तो बनवाए गए मठ और स्तूप राजस्थान के विराट में मिलते हैं। इसके साथ ही सांची का ठीक है, यहाँ तक है। सांची का स्तूप भी काफ़ी फेमस था। यह भी बहुत सम्राट अशोक के द्वारा ही बनाया गया है। अब आ गए सम्राट अशोक के शिलालेख के बारे में। भारत के महान शासक जो सम्राट थे अशोक मौर्य अपने जीवन में कई निर्माण कार्य कराए। सम्राट अशोक ने अपने जीवन में कई शिलालेख किए, खुदवाए भी जिन्हें 1943 में
आगे है, सम्राट अशोक के शिलालेख के नाम से जाना जाता है। मौर्य वंश की पूरी जानकारी द्वारा स्थापित इन्हीं मौर्य वंश के शिलालेख में मिलती है। सम्राट अशोक ने इन शिलालेखों को ईरानी शासन के प्रेरणा से क्या क्या खुदवाया था। सम्राट अशोक के जीवन काल में अगर देखें तो 40 शिलालेख इतिहासकार को मिले, जिसमें से कुछ शिलालेख तो भारत से बाहर, अफगानिस्तान, नेपाल, वर्तमान में बांग्लादेश और पाकिस्तान इन देशों में मिलते हैं। भारत में मौजूद सम्राट अशोक के शिलालेख, उनके नाम, इस शिलालेख रूपनाथ जबलपुर, बेराट राजस्थान के जयपुर जिले में, मस्की रायचूर जिले में, कर्नाटक, ये सब पढ़ लेंगे चीज़ें एनसीईआरटी से। अब कह रहा है सम्राट अशोक की मृत्यु, तो ऐसा माना जाता है कि सम्राट अशोक के जीवन का अंतिम समय ठीक है, आगे चल रहे हैं। कहा जा रहा है पटना में ही बीता था। 40 वर्षों के शासन के बाद उनकी मृत्यु हो गई, मतलब 40 वर्ष का जो उन्होंने कितना 40 वर्ष के शासन के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है अशोक का। अशोक ने अपने जीवन में काल में कई महान कार्य किए, उन्हीं महान कार्यों के लिए उन्हें जाना जाता है। यही उसके लिए जो क्या होता है तो जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग ये जो 7वां चैप्टर हम लोग किए हैं आज। ठीक है, तो आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखेंगे चीज़ें को, और आगे हम बात करेंगे। आगे अगर हम बात करेंगे इसमें, तो ये आगे हम लोग का ये चैप्टर आ जाए, क्वेश्चन मिलेगा। क्वेश्चन के बारे में अगर हम डिस्कस कर लें इसको थोड़ा सा, मौर्य साम्राज्य में विभिन्न काम धंधों में लगे हुए लोगों की सूची बनाओ, ये उसके लिए कोई है। आगे बात करें, नेक्स्ट सेशन दूसरा चैप्टर है, तो फिल इन द ब्लैंक्स है अपने। जहाँ पर सम्राटों को सीधा शासन था, वहाँ अधिकतर अधिकारी डैश वसूलते थे। आगे है, मौर्य शासक आवागमन के लिए महत्वपूर्ण डैश और डैश पर नियंत्रण कर सकते थे, रखने का प्रयास करते थे। प्रदेशों में रहने वाले मौर्य अधिकारियों को डैश दिया करते थे। उत्तर अशोक एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का परित्याग किया। आगे है, अशोक एक महान सम्राट युद्ध ने त्याग किया। कर, गवर्नर, राज्य, ये सब चीज़ें आपको क्वेश्चन से मिल जाएगा। चाहिए उन समस्याओं की सूची बनाओ जिनका समाधान अशोक धर्म द्वारा करना चाहता है। ठीक है, ये अशोक एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का ठीक है। आगे है, जानवरों की बलि। आगे है, दास जो दास और नौकरों के साथ कुछ व्यवहार, परिवार और पड़ोसियों के बीच झगड़े, ये सब होते रहता था। धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने किन किन साधनों का उपयोग किया। अशोक के धर्म के प्रचार के साधन, धर्म महाव्यक्ति की नियुक्ति, देशों में धर्म प्रचारक को प्रतिनिधियों को भेजना। कुछ आगे है, कहा जा रहा है कि कुछ अधिकारियों की नियुक्ति किया जो राजा के साथ संदेशों को उन लोगों को पढ़कर सुनाते थे उन्हें, जो खुद। प्रश्न, तुम्हारा 6 तुम्हारे अनुसार दासों नौकरियों के साथ बुरा व्यवहार क्यों किया जाता होगा? क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि सम्राट के आदेशों से उनकी स्थिति में सुधार होगा? अपने जवाब के लिए कारण बताओ। टाइम बताओ। उत्तर, दासों के साथ बुरा व्यवहार किया था क्योंकि प्रायः युद्धबंदी खरीदे हुए स्त्री पुरुष होते हैं। ठीक है, इनका स्वर्ण, इनका जो है बात करेंगे तो इनका जो है स्थान वर्ण व्यवस्था में सबसे नीचे होता है। इनकी समस्याओं के निराकरण हेतु कोई भी सामाजिक तथा राजनीतिक संगठन नहीं होता था। सम्राट अशोक के आदेशों से दासों की स्थिति में अवश्य सुधार किया गया होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अशोक के आदेशों की उपस्थिति में अवश्य सुधार लाया होगा, मतलब सिर्फ सुधार आया होगा इस किताब में, क्योंकि धम्म के दासों की समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया गया है। चलिए, तो यहाँ तक हम लोग ये क्वेश्चन का था, क्वेश्चन भी हम लोग देख लिए और उसका पूरा पीडीएफ भी देख लिए, सरल भाषा में था। अब इसको परचेज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, तो हम लोग फिर नेक्स्ट सेशन के लिए मिलते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों से गुजारिश रहेगा कि वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखें। चलिए, तो हम लोग फिर नेक्स्ट, ठीक है। ऐसा कि सम्राट अशोक के जीवन का अंतिम समय कहाँ था? पाटलिपुत्र पटना में ही बीता है। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ तक आप लोग पूरा कर लेंगे चाहिए। चलिए, तो हम लोग फिर नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपको ये क्वेश्चन मिलेगा आगे का।